हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो आपका सरोकार क्लासेस में स्वागत है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हम आज के अपने मोटिवेशन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना मोटिवेशन। सबसे पहले फ्रेंड, आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसमें कहा गया है कि ज़िंदगी में कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं खोनी चाहिए? क्योंकि जो है क्योंकि वक्त सबका आता है। ठीक, क्योंकि वक्त सबका आता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। वक्त सबका आता है। जैसे ये अंकल जी थे, ये अंकल जी क्या थे, एक गांव में जो है कच्चा बादाम बेचा करते थे। तो उसी के ऊपर इन्होंने एक गाना बना रखा था अपने कच्चा बादाम को बेचने के लिए। तो कुछ यूट्यूबर्स जो जिन्होंने इनको देखा तो उनको इनका गाना अच्छा लगा और उन्होंने इनको इनका वीडियो नए तरीके से बनाकर अपने चैनल पे पब्लिश कर दिया। अब पब्लिक को इनका वीडियो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो उन लोगों ने बहुत लाइक किया, बहुत सारे व्यूज़ दिए, बहुत सारे रेटिंग्स आए। उससे उन्होंने यूट्यूबर ने बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन उसमें से अंकल जी को उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, जो कि उन्होंने सारे वादे कर रखे थे इनसे। तो इस तरीके से इनको उन्होंने नीचे से उठाया, फिर क्षण भर में इनको मीन्स ऊपर आसमान तक ले जाने की बात कही, लेकिन फिर तुरंत इनको नीचे ले आया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो आज की सोसाइटी किस तरीके से हो चुकी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं, देखते हैं अंकल जी पहले कैसे थे और अब कैसे हैं और फिर इनकी हालात कैसे हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग। समान तुमरा बादाम पारम बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम आमा गाचे নাই গো বুবু ভাজা বাদাম Psych! That's the wrong number. समान तो आई होप आप लोग ने देख लिया होगा ये वीडियो कि किस तरीके से अंकल जी पहले जो है कच्चा बादाम बेचा करते थे। फिर उनको किसी यूट्यूबर ने उठाया और उनको ऊपर ले जाने की बात कही। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर उनको वहीं पर छोड़ दिया गया और खुद पैसा कमा के वो यूट्यूबर भाई साहब निकल गए। तो इस तरीके से देख सकते हो आज की सोसाइटी काम कैसे करती है। तो आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, किसी के भी झांसे में आप लोग ना पड़िए। ठीक है, चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने एडिटोरियल पे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, उसके बाद फिर चालू करते हैं। फ्रेंड, इसमें हम लोग रेफ्यूजी के बारे में देखेंगे कि रेफ्यूजी होता कौन है, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ इंडिया में रेफ्यूजी के लिए कोई लॉ है या नहीं है। इसमें फ्रेंड हम लोग देखेंगे जो सिंगापुर के पीएम का कमेंट आया था, जिसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कस कर रखा था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रेंड जो हरियाणा ने 75% रिजर्वेशन देने की बात कही थी, उस पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो स्टे आ गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वाइड बता दिया है और 4 वीक का समय दिया है कि आप लोग वैलिड रीज़न दो कि क्यों स्टे ला रहे हो। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आर्टिकल है ये सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, उसके बारे में है। तो इसमें वही हिजाब वाला बात कहा गया है फ्रेंड। आप लोग इस सरोकार क्लासेस के चैनल पे जाके एक हिजाब रो कंट्रोवर्सी के नाम से, रीसेंट कंट्रोवर्सी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें हिजाब रो कंट्रोवर्सी आप जाके एकदम डिटेल्ड मैनर में देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं अपना पहला आर्टिकल। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग समझिए रिफ्यूजी कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए रिफ्यूजी कौन होता है। तो ऐसे लोग जो बाहरी कंट्रीज़ में, जैसे ही अपनी इंडिया है, मान लीजिए यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, यहीं बीच में बांग्लादेश है, इधर मान लीजिए अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ लोग, या तो यहाँ पे क्लाइमेट ख़राब हो गया है, फिर यहाँ पे या तो कंडीशन रहने लायक नहीं बची है, यहाँ से भागकर हमारे देश में आ जाएँ, तो उनको हम लोग रिफ्यूजी बोलते हैं। इन्हीं लोगों को हम लोग रिफ्यूजी बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूजी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। एक साधारण भाषा में बोला जाए, अगर क्लाइमेट की वजह से कोई हमारे कंट्री में आता है तो उसको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं। अगर वैसे ही कोई मेंबर हमारे कंट्री में आ गया है तो मीन्स हमारे यहाँ फ्रेंड क्या कहा जाता था, हमारे यहाँ क्या कहा जाता था, पहले शुरू से ही हम लोग मेहमानों का बहुत ही इज्जत करते थे। आप अभी भी अगर गांव में रहते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि मेहमानों का इज्जत हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। लेकिन ये जो इस समय के लॉज हैं, ये कुछ इसके कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देते हैं। कैसे फ्रेंड? इस समय जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए हमारे कंट्री में कोई लॉ नहीं है। ठीक, आप देख रहे होगे, अगर आपको दिखाया जाए
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लॉस तो हैं फ्रेंड, ठीक है, कुछ लॉस तो हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे ये हो गया, एक तो फॉरेन एक्ट हो गया 1946 का, ठीक। दूसरा बात ये कि ये पासपोर्ट एक्ट हो गया, एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट हो गया, सिटीजनशिप एक्ट हो गया। तो मेन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मेन दिक्कत आ रही है कि हमारे कंट्री में रेफ्यूजी और फॉरेनर दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बट दोनों का डिफिनेशन क्लियर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों का डिफिनेशन हमारे कंट्री में क्लियर नहीं है, इसी के कारण दिक्कतें आ रही हैं। इसमें से ये जो कुछ लॉज हैं, ये इसमें से कुछ लॉज ऐसे बोलते हैं कि अगर आप गलत तरीके से हमारे कंट्री में आए हो तो आपको फिर यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको वापस आपके कंट्री में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये तो सही नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। हालांकि कुछ समय क्या होता है, सिक्योरिटी कंसर्न अगर देखा जाए तो कुछ समय दिक्कत होती है, लेकिन हरदम अगर आप लोग ऐसा बोलोगे कि ये चीज़ गलत है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं फ्रेंड, क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वन सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, वन सेकेंड, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनको क्या होता है फ्रेंड कि जब आप लोग उनकी बात करते हो तो ये तो सही है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ राइट्स सभी के लिए अलाउ हैं, जैसे केवल कौन कौन से राइट्स जो हैं वो अलाउ नहीं हैं फॉरेनर्स के लिए। उसमें से एक 15, आर्टिकल 15, एक 16, एक 19, एक 29। लक्ष्मीकांत में फ्रेंड एक 30 भी दिया हुआ है, लेकिन वो अलाउ है, ठीक है। उसको हम लोग नहीं कह सकते कि वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ है, ठीक है। उसमें कहीं भी ये नहीं मेंशन है कि ये फॉरेनर्स के लिए नहीं अलाउ है। केवल ये 4 ही आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए अलाउ नहीं हैं। तो फंडामेंटल राइट्स तो चलिए ठीक है, आप फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप जब ह्यूमन राइट देखोगे, ह्यूमन राइट तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि जो भी ह्यूमन है उसका ह्यूमन राइट है, ठीक। तो अगर हम लोग फंडामेंटल राइट देखेंगे तब तक तो बातें समझ में आएंगी, लेकिन जैसे हम लोग ह्यूमन राइट देखेंगे तब तक हमें बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ह्यूमन राइट क्या होता है? ह्यूमन राइट के चलते क्या होता है? ह्यूमन राइट के चलते ये हो जाता है फ्रेंड कि जो जैसे फंडामेंटल राइट आप मान लो कि 4 आर्टिकल्स अलाउ नहीं है, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक। ये चारों फॉरेन मीन्स ये 30 अलाउ है, ये चारों आर्टिकल जो हैं ये फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमन राइट देखा जाए तो ह्यूमन जितने भी ह्यूमन हैं उनके राइट हो गए, तो वो तो अलाउ होने चाहिए, लेकिन हम लोग ने क्या कर रखा है, उनको भी अलाउ नहीं कर रखा है। जब क्या हुआ था फ्रेंड, जब रोहिंग्या कम्युनिटी हमारे कंट्री में म्यांमार से आने लगी भाग के, ठीक है, आप ये देखिए, जब म्यांमार से आने लगी भाग के, ठीक है, यहाँ रखाइन स्टेट में रोहिंग्या कम्युनिटी रहती थी। फिर जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिलिट्री इनको भगाने लगी, ठीक, मिलिट्री इनको भगाने लगी, ये भाग भाग के दूसरे कंट्रीज़ में भागने लगे, ठीक। तो इसी में से कुछ हमारे कंट्रीज़ में भी 40,000 के करीब रोहिंग्या कम्युनिटी आ गई। तो इनके लिए हम लोग ने क्या कहा, इनके लिए हम लोग ने कहा अलाउ नहीं है, ठीक। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि इनको हम लोग ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। लेकिन अगर इन्हीं को हम लोग ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते तो और भी अच्छा होता, और अगर हम लोग इनको अलाउ कर देते तो ये दिखाता फ्रेंड कि इंडिया एक अलग देश है, इंडिया सभी से अलग है। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया। कुछ में से उनमें से कुछ को हमने फिर बंद भी कर दिया जेल वगैरह में, कुछ को फिर बहुत सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो। फिर क्या हुआ, उसी के बाद एक CAA आया हमारे कंट्री में, ठीक। CAA जैसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, ये दोनों एक्ट आए। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया फ्रेंड कि जो भी मतलब केवल मुस्लिम को छोड़ के, इसमें एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो डिटेल मैनर में, केवल मुस्लिम को छोड़ के, ठीक, बाकी जितने भी हिंदू, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, जो भी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री में आ सकते हैं और हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें जब मुस्लिम को छोड़ दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मुस्लिम भी तो इंसान है, ठीक है। हम लोग ऐसा रिलीजन को लेके अगर चलेंगे तो फिर इंडिया सेकुलर कैसे हुआ? इंडिया के प्रियम्बल में ये चीज़ मेंशन है फ्रेंड, आप लोग सीधा सीधा देख सकते हो। इंडिया के प्रियम्बल में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है, कि इंडिया जो है वो सेकुलर है, ठीक। मीन्स क्या कहा गया है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, ठीक, मीन्स धर्मनिरपेक्ष है, ठीक। सेकुलर है मीन्स धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्म को नहीं देखता किसी के, बिना धर्म को देखे हुए उसको राइट दिलाता है, उसको अधिकार दिलाता है, उसका मतलब आदर करता है, ठीक है।
लेकिन अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर इंडिया सेकुलर कैसे हुआ, ठीक है। और फिर ये भी कहा गया कि एक एस आर बोमई का केस आया था फ्रेंड, एस आर बोमई का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि सेकुलरिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। आप कोई भी लॉ बनाओ लेकिन सेकुलरिज्म को आप चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। लेकिन आज ये गलत दिखाई दे रहा है अगर सही मायने में सही पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, ऐसा राइटर बता रहे हैं। अभी जल्द ही क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट में, किसी स्टेट से, यूपी से कहा है, यूपी गवर्नमेंट से कहा है कि जो आपने सीएए का जब प्रोटेस्ट हो रहा था कंट्री में, तो आपने कुछ लोगों के जो प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर ली थी, ठीक है, उनको अब आप रिलीज़ करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक। तो ये तो ठीक है, इतना समझ में आ गया बात, ठीक। अब आप ये समझ लो कि ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट सेकंड है हमारे यहाँ, उसमें बात किया गया है सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। 5 तरीके से हम लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसमें एक एक्विजिशन आता है फ्रेंड, अगर किसी टेरिटरी का एक्विजिशन हो जाए, ठीक है, तो उससे भी आप सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक। तब भी आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके लिए कोई लॉ बनाया जाएगा। तो कितने तरीके हो गए, एक नेचुरलाइजेशन, एक डिसेंट, एक बर्थ, एक रजिस्ट्रेशन और एक एक्विजिशन। अगर आप सबके आगे का देखो, BRAND, तो ब्रांड से आप सिटीजनशिप इंडिया में ले सकते हो, ब्रांड से आप सिटीजनशिप इंडिया में ले सकते हो, ऐसा आप बोल लो, ऐसा आप याद कर लो, ठीक है। तो ये आपको बहुत इजी मैनर में याद हो जाएगा कि ब्रांड से आप सिटीजनशिप ले सकते हो इंडिया में। तो ये 5 तरीके दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप लेने के लिए। लेकिन सिटीजनशिप लेने के बाद में जो है क्या कहा गवर्नमेंट ने, सीएए में क्या कहा गया हमारी कंट्री में, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसमें कहा गया फ्रेंड, एक लीगल सिटीजन होते हैं, ठीक है, एक लीगल सिटीजन होते हैं, मीन्स एक लीगल सिटीजन होते हैं, एक जो है इल्लीगल पर्सन होते हैं। अब इल्लीगल कौन होता है, जो गलत तरीके से हमारे कंट्री में आ जाता है, जो सही तरीके से आता है वो लीगल होता है। अब देखिए, ये जो रिलीजन थे, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, ये कहीं भी आए, कहीं से भी आए, ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं ये हमारी कंट्री में, इनको लीगल सिटीजन माना जाएगा और सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश से भी आएँ। लेकिन अगर मुस्लिम आते हैं, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज़ से अगर मुस्लिम आते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये तीनों माइनॉरिटी कंट्री है, मुस्लिम ज़्यादा डोमिनेटेड है, तो एक रीज़न हम ये भी कह सकते हैं, अगर सभी भगाएंगे तो फिर अगर, और फिर कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी होगा, अगर सभी हमारे ही कंट्री में आ जाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है, ऐसा भी आप देख सकते हो। लेकिन हालांकि इंडिया सेकुलर है, इसलिए रिलीजन मेंशन नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये मुस्लिम अगर आए इन तीनों कंट्रीज से, अगर मुस्लिम आ गए हमारे यहाँ, ठीक है, अगर इन तीनों कंट्रीज से मुस्लिम आ गए तो इनको इल्लीगल पर्सन माना जाएगा, इनके पास वोट का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है, इनको डिटेन भी किया जा सकता है और इनको डिपोर्ट भी किया जाता है, किया जा सकता है, वापस भी भेज दिया जा सकता है इनके कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, ये हमारा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत बार अमेंड हो चुका है, लेकिन आप अभी रिसेंट का याद रखो, जो आया है मीन्स 2019 में, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखो, आपको मैं बता दिया सिटीजनशिप मिलती कितने तरीके से है, कितने से कितने आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। लीगल सिटीजन कौन होता है, अगर रिफ्यूजी के, अभी भी रिफ्यूजी के बारे में हमारे कंट्री में कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है, रिफ्यूजी के बारे में हमारे कंट्री में कोई भी लॉ नहीं है, तो क्या दिक्कत आ रही है फ्रेंड कि अगर रिफ्यूजी के बारे में कोई भी लॉ नहीं है और इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत ये आ रही है फ्रेंड्स कि हम लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हुए हम लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ह्यूमन राइट का वायलेशन करेंगे तो ये तो सही बात नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है, एक फेडरल बॉडी बना रखी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो फिर उसका काम ही क्या रह गया अगर हम लोग ह्यूमन राइट का वायलेशन ही करते चले जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कोई पूछ लेता है तो आप वहाँ पे भी बता सकते हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया का, ये एक ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी है जो कि 12 अक्टूबर 1993 में बनी थी।
किसके अंडर बनी थी? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस सितंबर में जो आया था, ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन और उनके प्रमोशन के बारे में बात करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें कौन कौन होते हैं फ्रेंड? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हाई कोर्ट के कुछ जजेस होते हैं। इसके कंपोजिशन जब आप देखोगे फिर आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखना। जैसा हम लोग बोलते हैं कि सभी लोग खुश रहें, लेकिन जो म्यांमार से रिफ्यूजी आए थे, रोहिंग्या कम्युनिटी आई थी, वो खुशी कहाँ हुई? उसको तो हम लोग ने कहीं भी अधिकार ही कुछ नहीं दिया, तो वो खुश कहाँ हुई? ठीक, तो इस तरीके से ऐसा करना गलत है थोड़ा। गवर्नमेंट को थोड़ा मीन्स और जो है थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मीन्स ये जो रिलीजन वगैरह हम लोग हमेशा हर जगह मेंशन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा राइटर का कहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा चीज़। ये फ्रेंड आप देख सकते हो, इसका कुछ कंपोजिशन आता है। कमीशन में चेयरपर्सन कौन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। चेयरपर्सन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको भी रखा जाएगा। ये काम क्या करता है कि मीन्स जो है मीन्स जो ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, यही सब काम है इसका। और ह्यूमन राइट कमीशन इस तरीके से हम लोग ने देखा। अब देखिए आप, जो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना हुआ, चाइना में एक कम्युनिटी कौन है? एक उइघुर कम्युनिटी है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी माना जाता है, मीन्स थोड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी माना जाता है। ये चाइना में बहुत परेशान है बेचारे। अगर ये किसी भी तरीके से यहाँ इंडिया में आ गए, अब इंडिया में भी इनको कोई ऐसा लॉ नहीं है जिससे इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराया जाए, जिससे इनको और अच्छे तरीके से जैसे ये लाइफ जी रहे थे उससे अच्छी बेटर लाइफ प्रोवाइड कराई जाए। तो ऐसे में हमको एक लॉ लाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। जैसे पाकिस्तान को आप मेंशन किए थे, तो ठीक है, पाकिस्तान से अगर कोई आता है तो भाई हम लोग सिक्योरिटी ज़्यादा देखते हैं कि हाँ भाई गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे, ठीक है, हमारे बीच में और जो हमारे नेबर्स हैं उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो फिर कुछ तो डिफरेंस दिखाई ही देगा, अगर हम लोग इंडिया को एक सेकुलर कंट्री दिखाना चाहें तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपने दूसरे आर्टिकल में पढ़ते हैं और बात करते हैं अब क्या बात हो रही है उसके बारे में। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बात कही गई है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले हम लोग ने डिस्कस भी किया था। मैं पहले आपको उसी स्लाइड पे ले चलता हूँ यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट ने किस चीज़ में अमेंडमेंट किया है। वो स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग हरियाणा एक्ट भी बोलते हैं, उसमें एक एक्ट लेके आया है हरियाणा गवर्नमेंट, जिसमें जो है 75% जो मीन्स रिजर्वेशन देने की बात कही है उन कंपनीज़ में जो हरियाणा में काम कर रही हैं। और क्या हो रहा है उसमें उसमें जिसमें जो है 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 30,000 से कम है। ऐसे लोग, ऐसी फैक्ट्रीज़ में 75% लोग, 75% लोग केवल हरियाणा के ही हो सकते हैं। और ये लॉ अगले 10 साल तक काम करेगा। और अगर इसका कोई भी वायलेशन करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो इसी के चलते जो था वहाँ का, ठीक है, वहाँ की जो हाई कोर्ट था उसने क्या किया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया, वहाँ पे स्टे ला दिया इस पे, गवर्नमेंट के इस एक्ट पे। कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हरियाणा गवर्नमेंट चला गया जो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कह दिया कि भाई साहब, आप हाई कोर्ट को कहा, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट को कहा कि आपने कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया है, इस कारण इनको अलाउ किया जा रहा है अभी। और 4 हफ्तों के अंदर अंदर आप लोग एक वैलिड रीज़न दो कि क्यों स्टे लगा रहे हो, तब फिर हम लोग देखेंगे कि स्टे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। फिलहाल तो स्टे हटा दिया गया है, जो कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर लगाया गया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये भी एक गलत तरीका है फ्रेंड। अगर अब जैसे इन्हीं के चलते पहले भी कुछ जो है स्टेट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है, झारखंड हुआ, इन सब स्टेट्स में ये लॉ आ चुके हैं और वहाँ पे भी उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में पेंडिंग भी हैं। तो ऐसे में अगर हर जगह के स्टेट्स के पर्सन्स को ही जॉब मिलेगा, और ऐसे जॉब मिलेगा जो कि केवल लेबर फोर्स के बारे में बात करता है, मीन्स जिनकी सैलरी 30,000 से कम है,
वो लेबर फोर्स ही होंगे ज़रूर, कोई मैनेजेरियल पोस्ट तो होगा नहीं उनका। तो इस तरीके से अगर लेबर फोर्स हमारे कंट्री में आप लोग जानते हो पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम हैं, ठीक है, अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो अगर ऐसे में ये सारी जॉब्स उन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लोगों को ही प्रोवाइड कराई जाएगी, तो फिर रिफ्यूजी जो आ रहे हैं उनका क्या होगा, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करके जा रहे हैं उनका क्या होगा। ये सब चीज़ें दिमाग में रख के तब फिर कोर्ट को भी डिसीजन सुनाना चाहिए। तो हम लोग ने क्या देखा कि ये जो 4 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई वैलिड रीज़न प्रोवाइड करो, अदरवाइज़ स्टे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अभी जैसे हम रिफ्यूज़ी की बात कर रहे थे पिछले वाले आर्टिकल्स में, तो ऐसे में मान लीजिए कि ये लोग रोहिंग्या वाले आ भी गए, हमारे यहाँ लॉ भी है, इनको सिटीजनशिप मिल भी गया, लेकिन भाई साहब अब सिटीजनशिप मिल गया, ठीक, अब ये रह रहे हैं मीन्स यहाँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जॉब्स की बहुत कमी है और वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी 75% लोग फुल हो चुके हैं हर एक कंपनी में। अब ये जो बचे रोहिंग्या कम्युनिटी वाले जो सबसे बाद में आए, ये दूसरे स्टेट में गए जॉब के लिए। अब वहाँ पे भी इनको जॉब नहीं मिल रहा है क्योंकि 75% रिजर्वेशन हर एक स्टेट में लागू हो गया है, वहाँ के रिस्पेक्टिव रेजिडेंट्स को ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये ऐसा गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए और कोर्ट को थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहिए कि और भी जो कुछ लोग हैं वो जो दूसरे स्टेट से आते हैं हमारे यहाँ कुछ पैसा कमाने, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यही पूरा आर्टिकल बात भी किया गया है, इसके पहले हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं सरोकार क्लासेस पे। फ्रेंड कल क्या हुआ, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने यहाँ स्पीच देते टाइम पार्लियामेंट में क्या कहा कि जो नेहरू का इंडिया था अब वो वैसा नहीं रहा। आप ये देख सकते हो, इनका स्टेटमेंट ये था, इन्होंने कहा कि टेकिंग अ ईस्टर्न व्यू ऑफ अ स्पीच इन पार्लियामेंट, स्पीच देते समय जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया, ली सिन लुंग इनका नाम है, ठीक है, ली सिन लुंग, वेयर ही क्रिटिसाइज द डिसिप्लिन डिक्लाइन ऑफ नेहरूज इंडिया। मीन्स इन्होंने कहा जो नेहरू का भारत था वो डिक्लाइन हो रहा है अब प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पे जो आधे से ज़्यादा एमपी हैं उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्ज चल रहा है, इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा तो अपने यहाँ बताने के लिए कहा कि हाँ ऐसा है, और हमने कल देखा था कि हाँ ऐसा है भी, हमारे यहाँ भी जो डाटा हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ऐसा है, हमारे यहाँ सच में जो 50% से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं, जो हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा एमपीज़ हैं वो सच में उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट में वो अभी अंडर ट्रायल हैं। हालांकि उसमें से जो 2019 में देखा जाए, ठीक है, अगर 2019 में देखा जाए तो 43% केसेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है हीनस क्राइम के इल्ज़ाम हैं, मीन्स जैसे रेप, किडनैपिंग, ये सारे इल्ज़ाम हैं। तो ऐसे में इन्होंने ये बात कह दी तो हम लोग को बुरा बहुत लगा। हम लोग ने क्या किया, जैसा कि जब हमने पहला वीडियो डिस्कस किया था, जब हमारा पहला वीडियो आया था उसमें हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो मीन्स जो हमारे दो कंपनियां थीं, जो बाहर की सब कंपनियां थीं, जैसे आप लोग ने देखा था उसमें से पिज़्ज़ा हट था, ठीक है, उन्होंने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पे पाकिस्तान के जो ब्रांचेस थी उन्होंने ट्वीट कर दिया था, उस पर हम लोग ने बवाल खड़ा कर दिया। तो इससे वो मुद्दा क्या हो गया था, इंटरनेशनलाइज हो गया था, हमने डिस्कस किया था वो सारा मुद्दा, आप जाके पहली वीडियो देख सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को सम्मन किया, ठीक है, उनका नाम है साइमन वोंग, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, साइमन वोंग ने कहा कि उनके कहने का कोई दूसरा मतलब नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा अपने यहाँ के लोगों को समझाने के लिए कि हमारे यहाँ पे जो है क्रिमिनल के चार्जेस जिनके ऊपर लगे होते हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर सिंगापुर के साथ हमारे रिलेशंस भी देखें तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, आप सिंगापुर को देख रहे होंगे यहाँ पे है, ठीक है। इसके कुछ कंट्रीज़ देख लीजिए, ये क्या करता है, सिंगापुर बहुत ही बड़ा काम कर रहा है हम लोगों के लिए। जब हम लोग बिड करते हैं यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए तो हमको वहाँ पे श्रीलंका सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, श्रीलंका हमको वहाँ पे सपोर्ट भी कर रहा है यूएन में।
ठीक है, परमानेंट मेंबरशिप के लिए श्रीलंका हमको सपोर्ट कर रहा है, ठीक। तो ऐसे में अगर हम लोग श्रीलंका के साथ इन छोटी-छोटी बातों पे लड़ेंगे, जो बातें सच्चाई हैं, तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? हमें अपनी गलती पे ध्यान देना चाहिए, जो दूसरे के द्वारा क्रिटिसाइज़ ही नहीं किया जा सके, ऐसा कुछ काम करना चाहिए ना। अगर आप दोनों के रिलेशंस के बारे में देखो, तो आप देखोगे कि ये चाइना से बहुत ही बैक रहता है, चाइना से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहता है। अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ इसके अच्छे रिलेशंस रहते हैं, ठीक है? और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रहते हैं, क्लोज स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रहते हैं हमारे जो है सिंगापुर के साथ, ठीक। अब अगर आप देखो तो हम लोग ने बाईलैटरल रिलेशंस हम लोग के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसमें हम लोग जॉइंट एक्सरसाइज कराते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी से एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ दिन पहले मिलन देखा रहा होगा, जो कि इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग सिंगापुर के साथ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें करना बहुत गलत हो जाएगा अगर हम लोग सिंगापुर के साथ छोटी छोटी बातों के लिए रिलेशन ख़राब कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो सिंगापुर जो है वो 8th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए। एफडीआई वगैरह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है हमारे यहाँ सिंगापुर से, ठीक है। तो सिंगापुर से हमको रिलेशंस अच्छे रखने होंगे किसी भी हालात में, किसी भी अगर देखा जाए तो किसी भी हालात में। और अगर मान लीजिए कोई अगर उन्होंने कहा भी, ठीक है, अगर उन्होंने कह भी दिया तो उन्होंने हमें अपने डाटा को सुधार करने की ज़रूरत है ना। हमें उन लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए जिनके खिलाफ मीन्स क्या हुआ था कि जो आरपीए हुआ था, ठीक है, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो आया था, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था ऐसे लोग जिनको 2 साल से ज़्यादा के लिए सज़ा मिल जाए, ठीक है, और मीन्स वो 2 साल तक अगर जेल में रहेंगे, तो उनको क्या होगा, 6 साल तक इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक? जैसे लालू जी का हुआ है, ठीक? तो ऐसे ही लॉज़ हमको और भी अच्छे बैनर में ऐसे लॉज़ लाने चाहिए ताकि ये और ही अच्छे तरीके से चल सके आगे और कोई भी हमारा क्रिटिसिज़्म ना कर पाए, ठीक? जैसा कि श्रीलंका के पीएम द्वारा किया गया, उनके रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये एक मुद्दा क्या था। चलिए अब डिस्कस करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेंड, जो 2020 में आई। 2021 में ये लागू नहीं हो पाई, क्यों नहीं? क्योंकि कोविड ही रह गया और ज़्यादातर स्कूल बंद ही रह गए, ठीक है। तो ऐसे में हुआ क्या दिक्कत? ऐसे में दिक्कत ये हुआ कि जो सारे पॉलिसीज़ हम लोग लागू नहीं कर पाए। पहले तो आप लोग देखिए कि जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते होंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। सबसे पहले मैं तो आपको ये समझा दूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। पहले हमारे यहाँ 10 साल का एक होता था, जिससे 16 साल के बीच में बच्चे पढ़ते थे, फिर 2 साल तक ऊपर जाते थे 12th में, वो क्या करते थे 16 से 18 के बच्चे होते थे। लेकिन अब हम लोग ने इसको तमाम पार्ट्स में बाँट दिया है। जैसे 3 साल तक हम बच्चों को जो 3 से 6 साल के बीच में हैं, उनको आंगनबाड़ी में रखेंगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन देंगे। फिर जब 2 साल तक एक क्लास 1 या 2 में, और उन बच्चों को जो 6 से 8 एज ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। फिर हम लोग जब प्री प्राइमरी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर प्री पैटर्निटी उसमें जाएँगे, ठीक है, स्टेज में। उसमें क्या करेंगे, 3 साल तक हम बच्चों को रखेंगे, क्लास 3 से 5 तक पढ़ाएँगे और जिनकी एज 8 से 11 है उनको पढ़ाएँगे, ठीक है। तो ऐसे फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, मिडिल में आएँगे, ठीक है, और उन बच्चों को पढ़ाएँगे 3 साल तक जो क्लास 6 टू 8 तक पढ़ेंगे बच्चे और जिनका एज 11 टू 14 है। फिर हम 4 साल तक सेकेंडरी में आ जाएँगे, उसमें से 9 टू 12 बच्चों को पढ़ाएँगे और 14 टू 18 एज ग्रुप तक, ठीक। इसी तरीके से हम हायर एजुकेशंस के लिए भी डिसाइड कर रखा है हमने। ये लोअर एजुकेशंस के लिए है 5+3+3+4। आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा ये है क्या, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, क्या हुआ कि जब 5+3+3+4 आया, तो इसके चलते जो सारे बच्चे थे उनको हम लोग ने एजुकेशन प्रोवाइड कराना चालू किया। बहुत ही फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चालू किया हम लोग ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा कि अब अगर आप कोई डिग्री ले रहे हो, वो डिग्री लेते समय आपके पास कोई मजबूरी आ गई और उस मजबूरी के कारण क्या हुआ कि आप वो डिग्री पूरी नहीं कर सके, हालांकि आप 1 साल कंप्लीट कर रखे हो। तो ऐसे में आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 1 साल का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप उस 1 साल के सर्टिफिकेट को क्या कर सकते हो, आप उस 1 साल के सर्टिफिकेट को मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, वन सेकंड फ्रेंड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप सबमिट कर सकते हो और वहाँ पे आपका ये 1 साल का सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा कि हमने 1 साल की डिग्री इस रिस्पेक्टिव कोर्स में ले रखी है,
ठीक। अब अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाह रहे हो या आप जानते हो कि उस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए वहाँ से 1 साल पढ़ा, फिर आप वहाँ से निकल के दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपका जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसमें आपका 1 साल का डिग्री सबमिट हो गया, ठीक है? ये एक ओपन लेजर, जैसे हमने एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी में देखा था, उसी तरीके से आप इसको एक लेजर कह सकते हो। इसमें आपका क्या होगा, फिर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे आपके ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से देखा जाएगा कि हाँ, आपने इस रिस्पेक्टिव कोर्स में 1 साल की डिग्री ले रखी है, वहाँ पे आप दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एक था, अगर देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई थी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। लेकिन ये अभी हालांकि उतने इफ़ेक्टिव लेवल पे काम नहीं कर पाई, क्योंकि कोविड आ गया हमारे कंट्री में, और उसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो स्कूल्स बंद ही रहे। ठीक, तो इसी के बारे में राइटर ने बात किया है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे आप मान लो कि इंस्टीट्यूशन ए में आपने कोई कोर्स का 1 साल का डिग्री लिया, आपका क्रेडिट जमा हो गया, ठीक है, अकाउंट ऑफ एकेडमिक क्रेडिट ऑफ अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आप ये ठीक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका ये जमा हो गया 1 साल का डिग्री। आप फिर आप इंस्टीट्यूशन बी में चले गए, वहाँ पे आप दूसरे ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका ये क्रेडिट फिर से रिडीम होगा कि हाँ, आपने ये ले रखा है 1 साल का, और फिर आपको वहाँ पे नया दूसरे साल से पढ़ाया जाने लगा, और अच्छे तरीके से आप अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड क्या हुआ था। पहले तो आप लोगों को मैं इस स्लाइड पे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या हुआ था पहले कुछ दिनों पहले। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2008 में 21 ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे। ठीक है, 21 ब्लास्ट हुए थे फ्रेंड्स, उसमें से कुछ सीरियल अटैक भी थे। ठीक, उसमें से कुछ सीरियल अटैक भी थे। तो आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ था, जैसे उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसी में से जो 38 लोग थे, ठीक है, उन्हीं में से जो 38 लोग थे, 38 लोग थे, उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई है। ठीक, 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी गई है उन्हीं में से। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि एक के बाद एक अटैक्स हुए थे अहमदाबाद में। तो ये कुछ उन्हीं के फैमिली वाले लोग हैं, जिनके लोग मतलब उस ब्लास्ट में, उस अटैक में, मीन्स एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उनकी जान चली गई थी, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी में से फ्रेंड्स क्या हुआ था, इसी में से 18 लोग तो गुजरात से ही थे, 10 लोग यूपी से, 8 लोग महाराष्ट्र से, 5 लोग मध्य प्रदेश से, इस तरीके से अलग अलग स्टेट से थे। उन 38 को सज़ा सुनाई जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो जो 2008 में हुआ था उसका अब आके डिसीज़न आया है। तो हमारे यहाँ जस्टिस जो है वो डिले तो हो सकता है, लेकिन जस्टिस डिनाई नहीं हो सकता। हालांकि जो जस्टिस डिले है उसको भी कई टाइम कर दिया जा सकता है। अगर जस्टिस में डिले हो रहा है तो समझ लीजिए जस्टिस डिनाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूज़ था फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं। हमने सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ही डिटेल मैनर में कवर कर रखा है, जो हमारी न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो आती है उसमें। आप वहाँ पे जाके न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में देख सकते हो। तो यही इसी में वेदांता एक ग्रुप है जो कि $20 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है हमारी कंट्रीज़ में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप बोल सकते हो। ये फ्रेंड कल हमने जो है चैनल को प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, ये वाली न्यूज़, लेकिन इसका शॉर्ट अपलोड नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से। अदरवाइज़ कल शाम को ही आपको ये न्यूज़ पता चल जाती। इसमें एलआईसी ने अपने शेयर्स आईपीओ में देने की बात की है। आईपीओ में अपने शेयर्स कोई क्यों देता है फ्रेंड्स? ठीक है, अपने शेयर्स कोई क्यों देता है? जब उसको पैसे की कमी होती है, तो कोई भी चीज़, जैसा मैंने आपको बता रहा है, अपने आप का 100% होता है, तो अपने 100% में से कुछ परसेंट शेयर पब्लिक में दे देता है, ताकि पब्लिक भी उसके कुछ शेयर होल्ड कर सके और फिर उसको कुछ पैसा मिल सके। इसी के कारण एलआईसी भी अब ओपन करने जा रहा है आईपीओ में, और इसने सेबी के साथ पेपर सबमिट कर दिए हैं। ये न्यूज़ कल के ही पेपर में थी और आज के भी पेपर में है, तो हमने डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और रसिया ने इंडिया का वेलकम किया है। इंडिया ने क्या कहा है कि यूक्रेन और रसिया दोनों आपस में बात करके मैटर सुलझा सकते हैं, कोई लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्टेप पे इंडिया ने ये यूएनएससी में कहा, तो इस स्टेप पे रसिया ने इंडिया का वेलकम किया है और थैंक यू बोला है। और इंडिया ने ये भी कहा है कि इंडिया से यूक्रेन के लिए फ़्लाइट स्टार्ट कर दी जाएंगी। 3 फ्लाइट स्टार्ट
लगभग होने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो। और हम लोग ने एक हेल्पलाइन, एक कंट्रोल रूम भी रखा था, बनाया है। अगर यूक्रेन में किसी को कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे मीन्स कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि इंडिया और यूएई के बारे में है। कल हमने डिटेल मैनर में कवर किया था कि यूएई जो है अब वो बोल रहा है कि हम केवल तेल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तेल के सेल पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या पता ये कब कम हो जाए। अब हम लोग और भी बढ़कर जो $6 बिलियन से $100 बिलियन तक का अब हम लोग जो है वो मीन्स एग्रीमेंट करेंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और कुछ कंट्रीज़ के साथ, जिसमें से यूएई 8 कंट्रीज़ के साथ, इंडिया 6 कंट्रीज़ के साथ प्रिपेयर किया है अपना प्लान। हमने कल डिस्कस भी कर रखा था इसको बहुत ही डिटेल मैनर में, आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे। फ्रेंड क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर सिक्योरिटी से कोई मुद्दा रिलेटेड है, कोई डाटा रिलेटेड है, तो उसको आप जो है बहुत ही सिक्योर मैनर में चलाओ। उसको ज़्यादातर क्रोम के होम पेज पे या फिर जो है एप्पल का जो होम पैड आता है उस पे सब पे ओपन ना किया जाए, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको, ठीक है। मीन्स अपने डाटा को सिक्योर करने की बात कही है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इस समय इसका मिनिस्टर कौन है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये जो है, ये आर्टिकल जो है, ये एक नया स्पीसीज़ मिला है जिसका नाम क्या है, गेक्को, ठीक है। इसका गेक्को नाम है और टेक्निकल नाम क्या है, टेक्निकल नाम है क्राइकोडैक्टिलस, क्राइकोडैक्टिलस, ठीक है। ये एक नया स्पीसीज़ मिला है और ये स्पीसीज़ मिला है फ्रेंड्स मीन्स आर्मी के कुछ जवानों को, फिर उन्होंने अपने लैब में दिखाया तो इसका नाम ये मेघालय में मिला भी है, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया की जीडीपी, जैसा कि थर्ड क्वार्टर का डाटा अभी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एनएसओ द्वारा, एनएसओ ने कहा है कि हम लोग का ग्रोथ सही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ हम लोग को इन्फ्लेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा हमने देखा था कि इन्फ्लेशन 6.01% हो चुका था, ठीक है, जनवरी के लास्ट तक। और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड, ब्राज़ील के जो एम्बेसी इंडिया में है वो अपने इंडिपेंडेंस का 200वां साल मना रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग को इनके साथ मिलकर और भी अच्छे से खुशी, इन लोगों की खुशी में शामिल होकर इन लोगों की खुशी और भी बढ़ानी चाहिए। आप देख रहे हो फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स को मेडिटेशन की बात कही है, मीन्स आपस में बात करके, और इस कृष्णा वाटर का जो एलोकेशन था आंध्र प्रदेश के बीच में और कर्नाटका के बीच में, लेकिन आंध्र प्रदेश का फिर से बाइफर्केशन हो गया 2014 में और तेलंगाना आ गया, तो अब 3 स्टेट्स के बीच में इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप तीनों आपस में बात करके इस मैटर को हल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं। और यहाँ पे फ्रेंड फिर कावेरी और गोदावरी रिवर के बारे में बात किया गया है, तो मैं आपको ले चलता हूँ मैप पे और इस चीज़ को एकदम क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होगे बहुत सारे रिवर्स का डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें से पेरियार हमने कल डिस्कस किया था, मुल्ला पेरियार वाले डैम के बारे में तब, ठीक है, जो कि तमिलनाडु और केरला से रिलेटेड है। गोदावरी वाला जो रिलेटेड है वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। इस तरीके से जो ये सारे मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रिवर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रख सकते हो अपने। ये फ्रेंड कुछ रिवर्स हैं जिनका आप दिमाग में ध्यान रखना। ये सब कुछ साउथ की रिवर्स हैं, जैसे महानदी हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गया। नर्मदा फ्रेंड किस तरफ से किस तरफ को बढ़ता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है, किस तरफ से किस तरफ को बहती है नर्मदा नदी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एक यूनिक फीचर है इसका, ठीक है। फिर तापी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इस तरीके से कुछ रिवर्स है जिनका आप दिमाग में ध्यान में रख सकते हो। और ये कुछ पेनिनसुलार रिवर हैं जिनका आप दिमाग में रख सकते हो कि किस तरीके से इनका वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये एक प्लान है, ठीक है। तो आप इनको भी दिमाग में रख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा अब, और आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड, और समझ में भी आया होगा कि ये सारे मुद्दे क्या थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फ्रेंड, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करिए, या जो ईमेल प्रोवाइड किया गया है उस पे आप ईमेल भी कर सकते हो। और फ्रेंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए ताकि हम लोग मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सरोकार क्लासेस।